हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आरओ एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे क्रम वाइज डिटेल से अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हम सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन देखेंगे और हिंदी के भी। हमारे लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जितना वेटेज आपका सामान्य अध्ययन का है उतना ही आपका हिंदी का है, तो दोनों चीज़ों में फोकस करना है। तो फिलहाल हमने अभी 21 यानी 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको डील कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम हिंदी के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके होंगे 60 नंबर के। तो अभी तक जैसे ही ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहिए ताकि आपको इससे संबंधित लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक तरीके से अगर हम व्याख्या के साथ उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आर का जो री एग्ज़ाम है, वैसे भी जो पहली बार हम पेपर दे चुके हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। जो गलती हुई होगी उस गलती का सुधार किया होगा। तो आगे बेहतर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस सेशन करें। इसको प्रैक्टिस की तरह ही लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन को लें तो पूछा गया है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, और दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो ये दो हैं और आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है भारतीय रेलवे के बारे में। अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ अगर बात करें तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से बात करें तो भारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा तीसरे नंबर का, ठीक है, रेल नेटवर्क है। अगर हम बात करें जो बजट 2022 और 23 था, उसमें एक स्टेशन और एक उत्पाद योजना शुरू करने का ऐलान किया गया था, जो किसके तर्ज पर था? एक जिला एक उत्पाद के। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने की दिशा में ये चीज़ किया गया था, जहां तक 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अगर बात करें, इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी और पुस्तकों के नाम भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। तो इनकी और पुस्तकें हैं जैसे रेणुका, ठीक है, आपका रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, ठीक है, रसवंती हो गया, सामधेनी हो गया, और एक याद रखिएगा कुरुक्षेत्र जो पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें उर्वशी है और एक है रश्मि रथी, ठीक है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य रचनाएं हैं जो हो सकता है कभी पूछी जाए, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ सूची दी है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपस में मिलाना है। तो एक तरफ तो दिया हुआ है युद्ध और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनका ईयर। आपको बताना है कौन सा युद्ध किस ईयर में हुआ है। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो पूछा है द्वितीय आंग्ल मैसूर, ये सारे जो युद्ध हैं वो सेकेंड ही हैं, बस अंतर क्या है कि सेकेंड मैसूर युद्ध की बात पूछी है, सेकेंड आपका फ्रांसीसी युद्ध, आपका सेकेंड मराठा युद्ध और सेकेंड अफगान युद्ध। यानी मैसूर, फ्रांसीसी, मराठा और अफगान जो द्वितीय हुआ था युद्ध, उसका सन आपको बताना है, ठीक है।
और इधर दे रखा है कुट, तो आप पहले मिलान कीजिए फिर राइट आंसर तक पहुंचते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलान के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें ईयर पता है, 2-3 की ईयर पता है, तो काफ़ी सारे आंसर सही होने के चांसेस हो जाते हैं। मिलान में हमारे पास बेनिफिट्स इसी चीज़ का होता है कि अगर हमें 1-2 भी पता है ना, तो हम चारों को लगा सकते हैं आसानी से। कभी कभी ऐसे कूट दे देते हैं ना कि एक भी अगर आप टिक करते हैं तो तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे निकल आते हैं कि आप राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और हर बार पूछे जाते हैं। लिख के ले लो, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे, चाहे आर का एग्जाम दे, ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें, तो देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो 1780 से 84 एडी, ठीक है, ईस्वी। अगर हम द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो 1750 से 54। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 5। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो 1878 से 80। यहाँ पे ये आपका मिलान रहेगा, तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो होगा आपका आंसर नंबर पहला, यानी 2413। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो उस बार भी जैसे आपने देखा होगा पीसीएस का जो एग्ज़ाम आया था, इस बार का जो पीसीएस का एग्ज़ाम था वो सबसे टफ एग्ज़ाम अगर मैं बोलूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें ईयर वाइज बहुत पूछा गया था। और सबसे वीक पॉइंट स्टूडेंट के यही है कि उन्हें ईयर याद करने में दिक्कत होती है। सबकी दिक्कत होती है बेसिकली, अगर कहना तो ज़्यादातर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को नेचुरल भी बोला जाए तो ईयर याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अगर हमने पूरा पढ़ लिया कॉन्सेप्ट वाइज तो कहीं ना कहीं माइंड पे रहता है। अब यहाँ पे भी जो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी अगर आपको ईयर पता है तो आप इजी तरीके से इसको क्रम से लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, है ना। तो सबसे पहले देखो करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। और चौथा है अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो यहाँ आप इसकी थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश कीजिए डेट वाइज, कौन सा क्रम पहले बाद में आएगा। ठीक है, फिर हम कूट की ओर चलते हैं। तो देखो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। तो ये होगा आपका 4 जनवरी, ठीक है, यानी 4 जैन आपका 1881। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आएगा खुदीराम बोस को मृत्युदंड। ठीक है, तो ये होगा आपका 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो करजन वायली की हत्या होगी। कब होगी? करजन वायली की हत्या जो आपका होगा 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1909 में। और लास्ट में आएगा अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ जो आपका होगा 1912 में। तो ये आपका क्रम होने वाला है, यानी अगर हम बात करें तो पहला आपका सी होगा, फिर आपका होगा बी, फिर आपका होगा ए, एंड देन आपका होगा डी। ठीक है, ये आपका क्रम रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिन क्वेश्चनों के, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ईयर वाइज पूछा गया है तो वो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बोले तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? सॉरी, इसमें क्या होगा? व्यय। ठीक है, कितना प्रतिशत व्यय होता है? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो 40%, 45%, 50% या 55%। तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना परसेंट व्यय होता है? ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अगर हम आयोग के हिसाब से चलें तो आयोग ने इसका विकल्प कहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 40%। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 52%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसका कारण ये था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरा कर रही थी और उस समय कुछ इम्पोर्टेंट उपनिवेश होने के कारण भारत की जो रूसी और फ्रांसीसी और जर्मन जो साम्राज्यवादी थे उनसे लगातार क्या करना पड़ रहा था, रक्षा करनी पड़ रही थी। तो भारतीय सेना क्या थी कि एशिया और अफ्रीका में जो ब्रिटिश सत्ता है और जो शासन को फैलाने और थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए एक साधन का काम कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरीके से कितना परसेंट व्यय होता था, 52% व्यय होता था। फिलहाल आयोग ने 40% माना है, लेकिन आपको राइट आंसर पता होना चाहिए कितना है, 52% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर या फिर सांभर। तो आपसे पूछा गया है मीठे पानी की झील। ठीक है, तो याद रखिएगा आपकी जो मीठे पानी की झील है वो है आपकी वूलर झील। ठीक है, तो वूलर झील आपकी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आपकी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में आपकी क्या है? वूलर झील है। अगर हम बात करें यहाँ पे, यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण है। अगर हम कुलेरू झील की बात करें तो ये कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। कौन सी? कुलेरू झील। अगर हम यहाँ पे बात करें नाल सरोवर की, तो नाल सरोवर क्या है? गुजरात में एक स्थित झील है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत एक घोषित आर्द्रभूमि स्थल है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो है उड़ीसा में। अगर खारे पानी की पूछी जाए तो चिल्का झील का नाम आएगा। फिलहाल आपका जो राइट आंसर है वो है आपका वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति के बारे में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो अगर हम यहाँ पे तमरिया जनजाति की बात करेंगे तो ये है आपकी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है जो जनजाति है जिसका नाम है तमरिया, ये पहले पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 2014 है, यहाँ पे इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे झारखंड की कुछ और भी जनजातियां हैं, जैसे नाम याद रखिएगा, कभी मान लो पूछ लिया जाए तो मुंडा जनजाति है, बिरहोर है। ठीक है, आपकी बिरहोर है, और अगर हम बात करें ओराव है, और कौन सी है? खरिया है। ठीक है, खरिया है, पहाड़िया है। तो ये जो जनजातियां हैं ये भी झारखंड की ही हैं। तो हो सकता है अगली बार ऐसा पूछ लिया जाए तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए। बाकी मुंडा और बिरहोर कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहाँ पे नहीं है लिखा है वहाँ पे हमें गोला कर देना है ताकि वो हमारी आंखों के सामने रहे, क्योंकि कई बार होता है नहीं वाले ऑप्शन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा गलत हो जाता है। एक तरफ दिया है स्टेट और दूसरी तरफ दिए हैं झरने, गर्म झरने। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, और इधर है जो गर्म झरने मणिकर्ण है, तप्ता पानी है, वज्रेश्वरी है और नारायणी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण, सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, ये भी सही है। लेकिन गुजरात में नारायणी, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही है। तो नारायणी आपका कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक है, आपका राजस्थान में होगा, तो ऐसे आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पे भी मिलान है। सो मिलान में एक तरफ है मिट्टी और दूसरी तरफ है राज्य। जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थली। और राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कौन सी मिट्टी किस राज्य में है। तो ये इधर नीचे कूट दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मिट्टियों की, तो कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करें काली मिट्टी यानी ब्लैक, ठीक है, तो ये आपका होगा महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें लाल की तो होगा आपका राजस्थान में, और मरुस्थली यानी आंध्र प्रदेश में, और ये होगा राजस्थान में, तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल होगा आंध्र प्रदेश और मरुस्थली होगा राजस्थान। तो ये आपका कोट बनेगा। सो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, थोड़ा छोटा कर ले, नहीं दिखेगा, नहीं, हाँ जी अब दिख रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7 से 16%, 17 से 26, 27 से 36 या 37 से 47। तो कितनी प्रतिशत मात्रा इसमें तेल की पाई जाती है ये आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा 37 से 47। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो फसल है ये आपका इथोपिया, आपका भारत और आप नेपाल, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं मात्रा ज़्यादा उगाई जाती है, फसल मिलती है। तो राम तिल जो नाइजर है इनके बीजों में कुल जो मात्रा है वो 1/3 के लगभग कितना होती है? 37 से 47% पाया जाता है। राम तिल में क्या है कि प्रोटीन, फैटी एसिड, लिनोइक एसिड, ये इसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फसल चक्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। गहरी जड़ों वाली फसलें के बाद इस तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आपको बताना है इसमें क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। और जो पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये गलत है। तो देखो फसल चक्र के अगर हम अनुसार कहें तो उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली जो फसल होती हैं उनको उगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फली वाली फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें उगानी चाहिए। जैसे मान लो कि ये भी होता है कि जैसे मान लो कुछ जो फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे अगर हम बात करें चावल, है ना, जहाँ पे जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उन फसलों को उगाने के बाद वैसी फसलें उगाने चाहिए जिनको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता है। तो मतलब आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा जब आप कृषि करोगे। तो यहाँ पे कृषि साधनों का प्रयोग क्षमता अनुसार करना चाहिए। और अगर हम बात करें जब भी हम खेती करते हैं तो 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो जलवायु, दूसरी मिट्टी, है ना। तो जलवायु के अनुसार अगर फसलें उगाई जाती हैं तो फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। और दूसरी बात ये है कि मिट्टी किस प्रकार की है, किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल ज़्यादा उत्पादन करेगी, उस पर भी निर्भर करता है। तो दोनों चीज़ें हमें देखने की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी प्रकार है जैसे मैंने अभी पहले बात की है कि अगर आपको ईयर पता है तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। देखो पूछा है कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिश्रा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और चौथा है बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो अगर आपको इसका सन पता है तभी आप इसको सही ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो सबसे पहले आएगा आपका मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, जो आपका हुआ था 1854, ठीक है। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। बम्बई में कावसाई नाना भाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित किया था, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रिश्रा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? रिश्रा में। तो ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, है ना। तो ये कब हुआ था? सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा का, तो देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी 1855 में, ठीक है। 1855 में जो ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और जो बंगाली फाइनेंसर हैं बाबू बायसुंबर सेन द्वारा रिश्रा यानी बंगाल प्रेसिडेंटी, रिश्रा को क्या बोलते हैं? बंगाल प्रेसिडेंटी में की गई थी, है ना। अगर हम उसके बाद बात करेंगे तो भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। भारत में स्टील यानी लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में, ठीक है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी यानी जिसको बोलते हैं IISCO, ठीक है, यहाँ द्वारा कुल्टी यानी जिसको बोलते हैं झरिया और बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ, है ना। और अगर हम लास्ट की बात करेंगे तो आपका लास्ट जाएगा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ये चौथे नंबर पे आएगा, जो आपका हुआ था 1903 में, है ना। तो 1903 में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास हुआ। कहाँ हुआ? देवरिया प्रतापपुर में, ठीक है। तो ये आपका क्रम रहेगा। सो अगर हम राइट आंसर की ओर बढ़ें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर आपका मिलान से ही है, मतलब मिलान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरफ दिया है खनिज और दूसरी तरफ दिया है उद्योग जिसने बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो चूना पत्थर, सीमेंट, ठीक है, कॉपर, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइड, हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज इस्पात, आपको मिलान करना है कौन सा किस में मिलान होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे चूना पत्थर है, ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित है ये पूछा गया है। एक सेकेंड, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक। सो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें चूना पत्थर, सीमेंट, कापर यानी तांबा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका बिजली का सामान, बॉक्साइड मतलब हवाई जहाज का निर्माण, और मैग्नीज इस्पात। तो यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। सामने सामने ही सही, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, हम सोचते रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, यानी हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है आपका सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी।
तो भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर हम बात करें, सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका सौर ऊर्जा ही है। 31 दिसंबर, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अगर अनुसार देखें तो देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता में सर्वाधिक योगदान कोयला का कितना है आपका, अगर हम कोयले की बात करें तो 51.7%, ठीक है। और जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 26.5% है। अगर हम केवल पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं, केवल अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो इसका है आपका 10.2%, और जबकि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा का है 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा का कितना है, 12.5% उत्पादित किया जाता रहा है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती, नहीं है आपको बताना है, ठीक है। सो राइट आंसर आपका है भिलाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। तो देखो जो आपका क्या कहते हैं बोकारो है, बोकारो आपका दामोदर नदी पे है, ठीक है। अगर हम जमशेदपुर की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई, ठीक है, खरकई। अगर हम भद्रावती की बात करेंगे तो भद्रा। भिलाई जो लौह इस्पात संयंत्र है वो किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर से लगभग अगर मान लीजिए तो 40 किलोमीटर पश्चिम में जो हावड़ा मुंबई रेल लाइन है और जो ग्रेट ईस्टर्न हाईवे है उसके थोड़ा सा पास में है। आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही है, मतलब नहीं पूछा गया था ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते, जिसको अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो इसको तौकते और ताउते भी बोलते हैं, तो किस सागर में उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या अरब सागर। तो चक्रवात का नाम क्या है, तौकते या हम ताउते भी बोलते हैं इसको। तो ये किस सागर से उत्पन्न हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी अरब सागर से, ठीक है। ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तो अगर हम बात करें ये जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था जिसका लैंडफॉल क्षेत्र क्या था, गुजरात था। अगर हम लैंडफॉल क्षेत्र कहें तो वो था गुजरात। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा और जो महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्र से गुजरते हुए इस चक्रवात ने काफ़ी तबाही मचाई थी। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, म्यांमार द्वारा। इसका जो नामकरण किया गया था वो म्यांमार द्वारा किया गया था, जिसका बर्मीज भाषा में अर्थ क्या है, गेको, यानी एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। अगर मतलब देखो लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे बर्मीज भाषा में अगर हम इसको अर्थ निकालें, जिसका कहना होता है गेको। गेको का मतलब क्या होता है, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, इसका ये मीनिंग है ना। तो वर्ष 2018 में ओमान में आए मेकान चक्रवात के बाद 2019 में वाई चक्रवात ने गुजरात को, और 2020 में अगर बात करें तो निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को भी प्रभावित किया। तो चक्रवात है तो कई इलाकों में जो आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अरब सागर। नामकरण किसने किया है इसका, म्यांमार ने किया है। इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ दिया है फसल देश और दूसरी तरफ दिया है देश यानी कंट्री। आपको बताना है ये देश नहीं है, केवल फसल है, ठीक है।
अगर हम बताएं यहाँ पे रबड़ है, कहवा है, जैतून है और गन्ना है, और इधर दिया है देश यानी थाईलैंड, मंगोलिया, स्पेन और ब्राजील। अब आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रबड़ आपका थाईलैंड में सही है। ठीक है, कहवा आपका कहाँ है? कहवा आपका मंगोलिया में नहीं है, बल्कि कहाँ? ब्राजील में। एक सेकेंड, कहवा आपका कहाँ है? मंगोलिया ना होके कहाँ है? ब्राजील होना चाहिए, तब ये सही होता। तो यानी ये जैतून आपका स्पेन और गन्ना आपका ब्राजील। आपका जो राइट है मतलब रॉन्ग पूछा गया है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस और यूएसए। तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए। देखो वैसे तो मैं किसी भी स्टूडेंट को कहती नहीं हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर भी अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इससे आपको आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं चाहती हूँ कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसके बेनिफिट्स आपको मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका चाइना। ठीक है, आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। तो यहाँ पे एफएओ द्वारा जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशर एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा जो मछली उत्पादक राज्य है वो चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 35%। तो इतना याद रखिएगा, जो चीन है वो 35% क्या करते हैं? अकेले उत्पादित करता है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य थे। 19-20 की बात कर रही, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो चीन का कितना परसेंट है? 35%। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट है, क्योंकि देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पहली चीजें हैं वो मैं बता रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्रारंभ होता है? ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ जी, ये न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राजील। तो किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्रारंभ होता है? तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा नॉर्वे। क्या होगा? नॉर्वे। तो नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% यानी वर्ष 2010 तक, ठीक है, 96%, उसके बाद जल विद्युत से प्राप्त करता है। अगर हम बात करें ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जबकि अगर हम चीन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है चीन। ठीक है, तो चीन भी क्या कर रहा है? जल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि, ठीक है, क्यूबा, जावा, सुलावेशी या मिंडानाओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिंडानाओ। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम बात करें फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, आप जानते हैं। तो जो क्यूबा है कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगर हम यहाँ बात करें हवाना, हवाना की क्या है?
राजधानी आपकी मतलब, तथा अगर हम बात करें हवाना, उसकी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। जावा और सुलावेसी दोनों क्या हैं, इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। मतलब आपका मैंने बताया कि जो मिंडानाओ है वो दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का, अगर हम बात करें दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इतना याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। सजा हो गया है, सजा तो हो गया है वैसे, है ना, सही लिखा बेचारा, सजा हो गया है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होना एक तरीके से सजा ही होती है, क्योंकि इंसान जो मेंटली रूप से किसी चीज़ के लिए तैयार रहता है ना, फिर डिस्टरबेंस आ जाती है, तो होता है कि जिस हिसाब से आप पहले स्टडी करते रहे होंगे उस हिसाब से स्टडी कंटिन्यू नहीं हो रही होगी। तो ये जो इस वक्त 2024 में हमने इतना देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने देखी हैं, फेस की हैं। तो एक तरीके से माइंड पढ़ाई में से उठ जाता है कि अब पढ़ने से क्या ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन फिर भी देर से ही सही चीज़ें सुधर गई, संभल गई, वो बेटर है। अब जो विभाग है वो भी काफ़ी सतर्क हो चुका है कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या पूछा गया है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है, यहाँ क्या है, साझा है। ठीक, तो अगर हम बात करें ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है ब्रुनेई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई तीन तरफ से मलेशिया, ठीक है, तीन तरफ से अगर हम बात करें तो मलेशिया तथा एक तरफ से समुद्र से घिरा है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी व तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं, आपके तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी, ये तीनों इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि आपका जो ब्रुनेई है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, जो ब्रुनेई है वो तीन तरफ से तो मलेशिया से घिरा है, लेकिन एक तरफ से समुद्र से घिरा है। ठीक है, इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो है ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालू, ताहिती या तिनियन। टोंगा, तुवालू, ताहिती, तिनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो राइट आंसर है आपका तीनियन। ठीक है, तो तीनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। जो आपकी पोलिनेशिया द्वीप है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप के पूर्व में फैले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पोलिनेशिया 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इसके जो मुख्य द्वीप में हवाई है, समोआ है, टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, ये सारे शामिल हैं। और इन द्वीपों को हरी मड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरी मड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। यहाँ पे भी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है देश, दूसरी तरफ दिया है उसकी कैपिटल यानी राजधानी। अब आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। थोड़ा छोटा करते तो चारों के चारों ऑप्शन आपको दिखाई दें। हाँ जी, दिख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले एंटीगुआ और बारबूडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर, बहामास। अब आपको बताना है, इधर दिया है राजधानी, इधर दिया है देश। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है ढूंढना है। तो अगर हम बात करें एंटीगुआ और बारबूडा, सो आपका है
सेंट जॉन्स, ठीक है। डोमिनिका आपका है, डोमिनिका आपका होगा यहाँ पे रुसाऊ में। कहाँ होगा? रुसाऊ। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। बाकी अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर में है, बहामास नासाऊ है इसकी राजधानी। तो डोमिनिका की क्या होगी? रुसाऊ होगी, रुसाऊ। ये आंसर सही नहीं है, जो सही नहीं है वही हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। तो आपने देखा है, एक सेकेंड, आपने देखा है जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सॉरी, जनसंख्या, जनगणना। अगर हम बात करें जनगणना से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 की, तो इससे संबंधित अब क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है, ठीक है। तो आरोही क्रम लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, तो ये है आपका ऑप्शन। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। कॉमा लगना चाहिए था, हाँ जी। चलो, सो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का जो आरोही क्रम होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे मैंने सूची भी दे रखी है, जहाँ पे हमने दिया है कि इधर दिया है राज्य और ये है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो अरुणाचल प्रदेश है 9,51,821, मिजोरम है 10,36,115, नागालैंड है 17,10,973 और मेघालय है 25,55,861। सो ये है। तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? ए माना है। लेकिन अगर देखो आयोग का आंसर तो ए है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का जो क्रम होगा वो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है वो क्या है? निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। यानी अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर या फिर बेंगलुरु, बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। यहाँ लगभग 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जबकि अगर हम जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में है 10.62%, है ना। अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ की है 12.9%। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का है 8.39% आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया?
सबसे कम नगरीकरण पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत ये आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे या हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 10.0% सबसे कम नगरीकृत है। अगर हम यहाँ बात करें बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का 11.3% है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे उड़ीसा का तो उड़ीसा का है 16.70%। राजस्थान की बात करें तो 24.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है ना। और भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य क्या है? गोवा। कौन सा है? गोवा 62.2%। कितना है? 62.2%। एवं अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका है दिल्ली, जो कि है 97.5%। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो पूछा क्या गया है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम पूछा गया है। यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा दमन एवं दीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दमन एवं दीव है 618, ठीक है, 618 1000 पुरुषों में। ठीक है, अगर हम बात करें जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी, जहाँ जो महिलाओं की संख्या है वो ये है 1000 पुरुषों में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जबकि अगर हम चंडीगढ़ का बोलें, ठीक है, अगर हम किसका बोले? चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है 818। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो इसका लिंगानुपात है 1876। अगर हम बात 876। ठीक है, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो 947 है। ठीक है, तो ये काफ़ी होच पोच हो गया ना। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे जो न्यूनतम लिंगानुपात है दमन द्वीप का वो है 618 महिलाएं 1000 पुरुषों में, है ना। हमने बात की यहाँ पे चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818, अंडमान निकोबार का 876 और लक्षद्वीप का हमने 947 बताया है। तो देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बोले तो वो आपका है हरियाणा। हरियाणा है 879। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। चलो, राइट आंसर मैंने आपको बताया दमन एवं दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आपको बताना है कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, ये आपको बताना है। आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। थोड़ा सा क्वालिटी इन्हांस कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा दिक्कत हो, क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा जूम करूंगी ना तो कट हो जाएगा, इस वजह से। अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस नगर हैं। अगर हम बात करें, देखो कानपुर नगर है 2.92 मिलियन। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ है 2.90 मिलियन। गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। जबकि मुरादाबाद की जनसंख्या अगर हम बात करें तो कितनी है? 0.89 मिलियन है। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन है नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो नहीं का ऑप्शन है मुरादाबाद।
मिलियन शहर में मैंने आपको नाम बताया ना, मिलियन शहर में मैंने आपको नाम बताया 7 मिलियन शहर हैं। मैं नाम बता देती हूँ, जनसंख्या फिलहाल रहने दीजिए। अगर हम कानपुर की बात करें, सॉरी कानूपुर हो गया ठीक है, अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर नगर की, तो कानपुर अगर हम नगर की बात करें तो यहाँ पे है 2.92 मिलियन। फिर आपका आएगा लखनऊ, आपका है 2.90 मिलियन। फिर आपका आएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद आपका आएगा 2.36 मिलियन। आगरा आपका रहेगा 1.75 मिलियन। आपका वाराणसी आपका 1.44 मिलियन। मेरठ आपका है 1.43 मिलियन। अगर हम बात करें लास्ट प्रयागराज की, सो है आपका 1.22 मिलियन। तो मिलियन शहर में 7 शामिल हैं, इतना याद रखिएगा। आपके राइट आंसर की तो मैंने बात कर दी, मुरादाबाद की। चलो अब आपके क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। तो पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक, सामाजिक राजनीतिक व सांस्कृतिक, या सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके में समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की, है ना। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में नागरिकों की 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। किसकी स्वतंत्रता। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधी अगर हम कुछ बिंदु की बात करें तो प्रस्तावना में अब तक एक मात्र संशोधन हुआ है, जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, और क्या है लास्ट आपका अखंडता। ये 3 शब्द संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाता है। सो ये आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है, संसद ना कि सांसद, ठीक है, संसद होना चाहिए, संसद, ठीक है। तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, ये पूछा गया है। तो किस आर्टिकल के तहत। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक सेकेंड, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 252, ठीक है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 या 253, यानी 252, 249, 250, 253 किस अनुच्छेद के तहत। अगर हम यहाँ बात करेंगे कि जो संसद कानून बना सकती है, वो बना सकती है आर्टिकल 253 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यह व्यवस्था जो होती है वो केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए बनाई जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे
249 की, तो राष्ट्र हित में राज्य सूची से जो संबंधित किसी भी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। अगर हम बात करें यहाँ 250 की, तो 250 क्या है कि राज्य सूची के विषय पर आपातकाल मतलब जब इमरजेंसी हो, उसकी स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। अगर हम 252 की बात करें तो दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, या अगर हम बात करें किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकृत करने की शक्ति, ये जो होता है ये 252 होता है। तो अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो संसद बनाने को जो राज्य सूची के उसमें विषय में कानून बना सकती है, वो बना सकती है 253 के तहत। सो ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। सो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल से जोड़ें। अभी न्यू है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हों, आपकी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें वो चीज़ें। इसी वजह से इन चीज़ों को टाइम लगता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसा कॉपी लेके पेस्ट नहीं करती हूँ। मैं ऑलरेडी टाइपिंग करती हूँ अपने मोबाइल में ही। तो लैपटॉप से या मोबाइल कंप्यूटर से करो तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन अपने हाथ से मोबाइल में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाती है क्लास आने में। सो आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आएंगी अच्छी ही आएंगी, आपके लिए बेटर ही आएंगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको और बेहतर चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपका सपोर्ट रहा तो मैं अच्छी से अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए होगा हिंदी से संबंधित, क्योंकि हिंदी का भी वेटेज काफ़ी अच्छा है। अगर जितना आप सामान्य अध्ययन में मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेहनत अगर आप हिंदी में भी कर दे तो आपका मार्क्स अच्छा गेन होगा और प्रीलिम्स आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम हिंदी की बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हाँ जी, अगर जो स्टूडेंट आपके जान पहचान में या कोई भी है जो सीटेट के लिए तैयारी करते हैं, उसको इन चैनल से ज़रूर जोड़िएगा। और अगर आप होम साइंस के हैं या सीटेट के हैं तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए नहीं है, आप तो आर ओ की स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए नहीं, फिलहाल आपके लिए वीडियो है। और पिछली जो वीडियो बनाई है वो भी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।